हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी बिहार शिक्षक भर्ती सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017। 2017 में जो पेपर हुआ था जीआईसी का, उसके प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। और हमारा जो प्रश्न है वो है, प्रश्न पढ़ते हैं हम सभी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन है हिंदी कोविद रत्नमाला, बी है हिंदी शब्द सागर, और सी है हिंदी विश्वकोश, डी है धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इसमें चारों में से हम सभी को देखना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है। प्रश्न संख्या 1, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हिंदी शब्द सागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? पुनः प्रश्न पढ़ना चाहूंगी। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया था? चार ऑप्शन है हमारे समक्ष। इस्तवारदाला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी को, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर को, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी ऑप्शन है हमारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो चारों ऑप्शन में से हम सभी को करेक्ट आंसर चूज करना है। प्रश्न संख्या 2 है और इसका करेक्ट आंसर जहाँ तक आप सभी भी गेस कर लिए होंगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में? बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत चर्चित है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, जैसा कि देख रहे हैं कि 2017 के प्रश्न पत्र में बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? यहाँ से एक प्रश्न पक्का बनता है, परीक्षा में बनता ही बनता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है राहुल सांकृत्यायन, डी है मिश्र बंधु। ठीक है, तो सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्यायन ने। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित काव्य माना जाता है। ऑप्शन ए है भविष्यत कहा, बी है योगसार, सी है परमात्म प्रकाश, और डी है पाहुर दोहा। 5 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौकिक चरित काव्य के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो भविष्यत कहा। ठीक है, कौन सा है? भविष्यत कहा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को, गद्य का आविर्भाव, प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ठीक, तो शायद समझ गए होंगे आंसर क्या होगा इसका। बच्चन सिंह, शिव सिंह सेंगर, डी ए सी है रामचंद्र शुक्ल, और डी है रमा शंकर शुक्ल रसाल। ठीक, तो जो 6 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। किसका है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें बार बार जो है रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो विद्यापति हैं,
है ना। अब यहाँ लेकिन प्रश्न बना है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। ऑप्शन ए है पदावली, बी है कीर्ति पताका, सी है कीर्तिलता और डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसमें हमें बताना है कि किसमें कहलाए। 7 नंबर का प्रश्न है, तो सभी परिचित होंगे पदावली। किसमें? पदावली से। ठीक है, मैथिल कोकिल किस रचना के आधार पर? तो पदावली। आगे देखेंगे, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है धर्मदास, अग्रदास, दादू दयाल, कबीरदास। प्रश्न संख्या 8, तो इसमें जो है ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, जो नहीं है उन्हें बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए कबीरदास, नानक, कबीरदास, नानक और इसके साथ साथ जो है जैसे कबीरदास हो गए ज्ञानाश्रय शाखा के, नानक हो गए, संत रैदास हो गए, मलुकदास, धर्मदास, दादू दयाल और सुंदरदास। ठीक है, ये सभी क्या हैं? ज्ञानाश्रय शाखा के हैं। धर्मदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास। तो इसमें कौन है? अग्रदास नहीं है। कौन है? अग्रदास। यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? ऑप्शन ए है भूषण, बी है सूदन, सी है लाल कवि और डी है रहीम। प्रश्न मैं पुनः पढ़ना चाहूंगी। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो इनका ग्रंथ है, इसमें किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है ना। चारों ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भूषण। क्या होगा? भूषण, यानी कि राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ऑप्शन ए है केशवदास, बी है मतिराम, सी है नंददास, डी है घनानंद। ठीक है, और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये घनानंद का है, चर्चित है। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निराला की कविता जूही की कली, निराला की कविता जूही की कली यानी कि जो मुक्तक छंद में थी, किस संपादक के बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? चार ऑप्शन में से बताना है। श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है 12 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित? तो बहुत सोचना नहीं है। अरविंद दर्शन जहाँ आ जाए वहाँ कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नेमी चंद्र जैन। 13 नंबर का प्रश्न है, दूसरे सप्तक में संकलित कवि, तो शहभर सनद है ना, कुछ सूत्र हैं उसके अकॉर्डिंग याद कर लो तो भूलता नहीं है। तो दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं, तो इसमें है जो है रघुवीर सहाय है। कौन है? रघुवीर सहाय। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, 14 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, बी ऑप्शन है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सी है नरेश, डी है केसरी कुमार। 14 नंबर का प्रश्न है और इसका करेक्ट आंसर होगा प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नकेनवाद। यानी कि ना से नलिन विलोचन शर्मा, का से केसरी कुमार और फिर ना से नरेश। ठीक है, तो सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन नहीं संबंधित है? नलिन विलोचन, नरेश, केसरी हैं, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 15 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 15,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि, है ना, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ से ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, पूछा जा रहा है कि अब तक कितने भाग हुए? 1, 2, 3 और 4। आंसर बताना है, प्रश्न संख्या 15। तो अब तक कितने भाग हुए? 4 भाग प्रकाशित हुए। कितने भाग? 4 भाग प्रकाशित हुए, ठीक है। और जिनमें प्रथम 1939, इसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और जो दूसरा भाग है 1945 में है। कब है? 1945 में है। पहला कब है? 1 मिनट। जो इसका पहला भाग है, जो पहला भाग है वो कब है? 1939 में, ठीक है। और दूसरा भाग है 1945 में, और तीसरा भाग है 1983 में, और चौथा भाग क्या है? 2002 में, जिसके संपादक कौन है? ओम प्रकाश सिंह। पहले के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, त्रिपाठी नहीं। और तीसरा भाग है 1983 में, तो नामवर सिंह है, ठीक है। और चौथा भाग 2002 में ओम प्रकाश सिंह है, ठीक है। अब तक कितने भाग हुए? कुल 4 भाग। किसके 4 भाग हुए? चिंतामणि। चिंतामणि क्या है? विधा की दृष्टि से ये निबंध संग्रह है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहुत अच्छे प्रश्न है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है एकांकी, बी है निबंध, सी है उपन्यास, डी है कहानी, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये निबंध है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, सभी परिचित होंगे इससे। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 17 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए ये कूट के प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इन्हें, जिससे चारों ऑप्शन आ जाए। हाँ, मैंने सिल पहुँचाई किसका है? मैंने सिल पहुँचाई, ये है विद्यानिवास मिश्र का है। किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। तो 1 का जो है 4 हो गया, 1 का 4 इसमें भी है और इसमें भी है। अब दूसरा हम देखते हैं सुनो भाई साधो। तो सुनो भाई साधो ये तो परिसाई जी का है। किसका है? परिसाई जी का, यानी कि 1। अब इसके बाद हम देख लेते हैं 1 हमारा इसमें आ गया और इसमें 2 है, तो हमारा जो है यही सही हुआ सेकंड वाला, लेकिन पूरा हम लोग मिला लेते हैं। आगे देखेंगे शिखरों के सेतु शिव प्रसाद का है। शिखरों के सेतु किसका है? शिव प्रसाद का है। और रस आंखें टक कौन बचे? कुबेर नाथ राय, ठीक है। इस तरह से ये जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंदे वाणी विनायको ये किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है। आगे हम सभी देखेंगे, ये भी रचना इंपॉर्टेंट है। अगला हम सभी देखेंगे जो है, हाँ, अगला हमारा प्रश्न है वंदे वाणी विनायको। तो ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। 19 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। ऑप्शन ए है साहित्य की महत्ता, बी है आचरण की सभ्यता, सी है मेरी जन्मभूमि, डी है बंजारा मन। प्रश्न संख्या 19, मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम ये जो है सरदार पूर्ण सिंह की एक रचना है, ठीक है। और किसकी है? आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। अगला देखेंगे 20 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। चारों में से बताना है कि कौन सा ऐसा नाटक है जो गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित है। तो लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। पुनः प्रश्न पढ़ना चाहूंगी। हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। ऑप्शन ए है सीमा रेखा, बी है राधा कृष्ण, सी है सेठ बांकेलाल, डी है युग संधि। 21 नंबर का प्रश्न है और इसमें है हिंदी का पहला रेडियो नाटक जो है राधा कृष्ण। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसे माना जाता है? राधा कृष्ण, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। तो जो रक्षाबंधन कहानी है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की है। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। दीवा स्वप्न, नमक का कैदी, छतरी, अपाहिज।
23 नंबर का प्रश्न है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम सभी को बताना है। प्रश्न संख्या 23, ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छतरी है ना, तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे छतरी हो गया और सलाम घुसपैठिए, इसके पूर्व प्रकाशित कहानी संग्रह है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न है, जंक्शन कहानी के लेखक हैं। जंक्शन कहानी के लेखक हैं, मुक्तिबोध की है। किसकी है? मुक्तिबोध की है, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न देखेंगे, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए है केशव प्रसाद मिश्र, बी है भैरव प्रसाद, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है प्रभाकर माचवे। प्रश्न संख्या 25 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रभाकर माचवे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देखा और ये 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। जैसा कि जो है जीआईसी प्रयोक्ता परीक्षा 2017 का ये प्रश्न पत्र है और इसके प्रश्नों को हम सभी सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन रटे होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है प्रश्न रिपीट होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड और यूपी टेट, एस टेट, यानी कि सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर मैं इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।